रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, हमें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन उस समय दोनों कहा जाता था, और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन दोनों में क्या अंतर है, और साथ ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी और असेंबली कांड के बारे में कुछ बताएं। ओके, अंतर कोई नहीं। HRA जो थी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी। इसके बाद मैंने आपको सभी मनी एक्शंस बताए, और आज़ाद जी अपने आप को झांसी में लेके आए मास्टर रुद्र नारायण जी के यहाँ। तो पहले भी एक बार इन लोगों का आपस में परिचय हो चुका था। मास्टर रुद्र नारायण ने को भी डाउट था अंग्रेजों को कि मास्टर रुद्र नारायण का काकोरी कांड से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। इसलिए वो लोग वहाँ भी निगाह बनाए रखते थे। तो कुछ दिन मास्टर रुद्र नारायण के यहाँ पे रह के मास्टर जी ने खुद उनकी व्यवस्था, ओरछा वहीं पास में है, वहाँ सातार तट है, सातार नदी है, उसी के किनारे एक व्यवस्था हो गई उनकी। तो आज़ाद जी वहीं पे रहने लगे, और धीरे धीरे वहीं उनकी महफिल मतलब बच्चों को जमा करने वाली, उनको पढ़ाने वाली, साधु वेश में अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना के रहने लगे। वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर भी बनाया था पूजा करने के लिए। आज़ाद कुआं आज भी है वहाँ पे। तो साधु वेश में रहने लगे। उनकी कुटी भी है वहाँ पे, हम लोग गए भी हैं, और कुछ चीज़ों का हमने जीर्णोद्धार करने का प्रयास प्रशासन से किया, और नहीं हुआ। कुछ चीज़ें तो हमने अपने आप से की जय हिंद अभियान की तरफ से, बट कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे तोड़ दिया गया। अब उस कुटी में आज भी आप जाएंगे तो आपको वो एक मिट्टी का बिस्तर मिलेगा जहाँ पे आज़ाद जी शयन करते थे, और उसका भी अभी कोई रख रखाव नहीं है। कब वो कुटी गिर जाएगी, कब वो बिस्तर नष्ट हो जाएगा, ये बस मैटर ऑफ टाइम की बात है। तो मुझे लगता है उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो कभी भी कोई भी वहाँ, तो पहले कुछ उपद्रवी लोग भी जाया आया करते थे, बट कुछ देशभक्तों के प्रयास से वो चीज़ें फ़िलहाल के लिए बंद हैं। तो वहाँ वो रहने लगे थे। तो वहाँ रहने के बाद धीरे धीरे कुछ समय जब बीता, तो आज़ाद जी को लगा कि संगठन को फिर से खड़ा किया जाए, काकोरी कांड आखिरी प्रयास नहीं होना चाहिए। तो वो फिर बाहर धीरे धीरे जाना शुरू किए, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, और अपने साथियों को वहाँ भी बुलाने लगे। तो लोग उनके पास आते थे, और नए साथियों को वहीं पे, चूँकि ओरछा पूरा जंगली एरिया है, तो वहाँ जाके उनको शूटिंग की प्रैक्टिस करना, बम बनवाने का प्रयास करना, ये सारा प्रयास वहाँ करते थे। साथियों से बैठक करते थे आगे क्या करना है। इसी क्रम में उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हो गए। बटुकेश्वर दत्त जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी, ऐसे मतलब अच्छे अच्छे क्रांतिकारी वीर अब उनके साथ जुड़ रहे थे। तो सब लोगों ने मिलकर के फिर से एक बैठक की कि हम HRA को अब आगे बढ़ाएं, चूँकि HRA के बहुत सारे नेता काकोरी कांड की भेंट चढ़ गए थे। तो दिल्ली के फिरोज तुगलक खंडहर में ये बैठक हुई, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इसमें हम सोशलिस्ट सब जोड़ेंगे, जिससे समाज हमारे साथ में आए। और वहाँ पे सर्वसम्मति से चंद्रशेखर आज़ाद जी को कमांडर इन चीफ चुन लिया गया कि ये हमारे सैन्य नेतृत्व यही संभालेंगे। और आप सोचिए, उस बैठक में आज़ाद जी नहीं थे कि जैसे वो पैरवी करते कि आजकल जैसे लोग होता है, लोग स्वयं को कुछ चुनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों ने उनके अंदर वो जीवटता, वो बुद्धि क्षमता देखी उनके साथियों ने, इसलिए उनको सर्वसम्मति से उन्हें अपना कमांडर इन चीफ बनाया, और आज़ाद जी के शहीद होने तक आज़ाद जी उनके कमांडर इन चीफ बने रहे। तो जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तो उस समय भी इन लोगों के पास फिर वही धन की समस्या तो हमेशा आ जाती थी। हालांकि कुछ ऐसे भी कांग्रेसी नेता थे जो इन लोगों से सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। मसलन मोतीलाल नेहरू जी कभी कभी आर्थिक रूप से सहयोग करते थे,
पुरुषोत्तम दास टंडन वो भी इनके प्रशंसकों में से एक थे। तो उसके बाद जब एक घटनाक्रम के दौरान जब साइमन कमीशन आ रहा था, तो साइमन कमीशन पर इन लोगों ने पता किया कि क्यों आ रहा है, तो पता चला 2 बिल लेके आ रहा है, एक पब्लिक सेफ्टी बिल है और एक ट्रेड बिल है। ट्रेड में ऐसा था कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते, एक लाइन में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बिल डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। और जो पब्लिक सेफ्टी बिल थी उसका एक लाइन में आप समझ लीजिए कि पुलिस कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी मुकदमे के, उस पर फिर कोई सुनवाई है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन था पूरी तरह से। तो इन लोगों को लगा ये बिल पेश होने से पहले इन लोगों को मार देते हैं। तो साइमन कमीशन पर हमला करने की योजना बनी, लेकिन सिर्फ आने जाने का इन लोगों के पास यातायात का खर्चा भी उस समय नहीं था कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दें, उसके लिए धन संसाधन नहीं थे। तो वो योजना इनको टालनी पड़ी। फिर लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व किया उस जुलूस का, और उस जुलूस में लाठीचार्ज हुई। उस लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हुई, शहादत को प्राप्त हुए लाला जी। फिर HSRA संगठन ने बैठक की कि भाई हमारे बुजुर्ग और राष्ट्र चिंतक नेताओं को अगर इस तरह अंग्रेज भरे बाजार में लाठियों से मार देंगे तो हमारे जैसे गरम दल वाले लोगों का क्या फ़ायदा। लोग फिर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे ही ना कि नरम दल का कोई बुजुर्ग नेता जो देश का हितैषी था वो मार दिया गया, तो अपने आप को गरम दल कहने वाले लोग कहाँ बैठे हैं। तो हमें इसका जवाब देना होगा। तो आज़ाद जी के नेतृत्व में योजना बनी कि कैसे कैसे किया जाएगा, और सबको सारा काम समझा दिया गया। उस पुलिस चौकी की रेकी की गई कि कितने बजे वो निकलता है, कितने बजे स्कॉट आता है। स्कॉट को मारने की योजना थी, लेकिन गलत पहचान हो गई संभवतः जयगोपाल जी से, तो उन्होंने एक दूसरे अधिकारी सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया। और पहले से जो तय योजना थी, तो राजगुरु ने पहली गोली मारी और वो गोली सीधे उसको लगी और गिर गया, तो कहीं वो बच ना जाए इसलिए भगत सिंह ने 4-5 गोलियां और मार दी। फिर योजना अनुसार दोनों जन वहां से भागने लगे। तो फर्न था एक और चनन सिंह, ये लोगों ने दौड़ा लिया। तो चनन सिंह को तो आज़ाद जी ने जोर से डांटा और 1-2 फायरिंग की, तो वो चुप गया, वहीं पे नाले के नीचे दब गया। लेकिन चनन सिंह दौड़ा लिया इन लोगों को, और चनन सिंह की स्पीड इतनी थी कि वो सिर्फ भगत सिंह को पकड़ना चाहता था। एक समय स्थिति ऐसी बन गई जब दौड़ इन लोगों की चालू थी कि आगे राजगुरु नहीं, आगे भगत सिंह, बीच में चनन सिंह, पीछे राजगुरु। मतलब चनन सिंह चाहते तो पकड़ के पीछे मुड़ के पकड़ सकते थे, लेकिन उनको भगत सिंह जी को पकड़ना था। और इस पूरी स्पीड में जब इतनी तेजी से दौड़ हो रही हो और इसमें से सटीक चनन सिंह को पहचान के गोली मार देना, ये आज़ाद के बस की ही बात थी, क्योंकि वो फिर किसी को भी लग सकती थी। और उस समय आदमी कुछ देर के लिए विवेक शून्यता में भी चला जाता है कि क्या करना है। हाँ, लेकिन वो घबराए नहीं, और उन्होंने एकदम एक बार चेतावनी दी चनन सिंह को, छोड़ दो, तुम इंडियन हो, तुम्हें नहीं मारना चाहते हम। लेकिन चनन सिंह अपनी जीत पे अड़ा रहा, तो इनको गोली चलानी पड़ी। तो इस तरह से सैंडर्स का वध हुआ, और बाद में भगत सिंह की हैंडराइटिंग में लिखा गया कि लाला जी अवेंज्ड, मतलब लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। और ये पर्चा पूरी चारों तरफ छपवा दिया गया। अब बड़ी दिक्कत आई कि इन लोगों को वहां से हटाया कैसे जाए। तो हटाने वाली कहानी तो मुझे लगता है सब जानते हैं कि ट्रेन में किस तरह से एक अंग्रेज अधिकारी नहीं बने थे, एक लाट साहब बने थे भगत सिंह जी, हैट वेट लगा के, और आज़ाद जी साधु वेश में, राजगुरु जी उनके नौकर के वेश में, ऐसे करके इन लोगों ने गाड़ी से वहाँ से निकल गए। तो जब वहाँ से निकल गए, लेकिन कब तक निकले रहते, क्योंकि पुलिस अधिकारी पे हमला करना मुझे लग रहा है काकोरी कांड से छोटी घटना नहीं थी ये। काकोरी कांड में तो धन लूटा गया था, और यहाँ पे सीधे एक बड़े अधिकारी की हत्या की गई थी। तो अब अंग्रेज पुलिस और बौखला गई, वो मतलब पागल कुत्तों की तरह अब इनको खोजना शुरू की, भाई अब ये लोग हर हाल में चाहिए, क्योंकि आज ये अधिकारी को मार रहे हैं, कल को वाइसराय को मारेंगे, परसों ये महारानी तक पहुंच जाएंगे।
तो इस डर में हुआ, लेकिन खोजबीन में पकड़, अब आज़ाद जी के नेतृत्व में कैसे किसी को पकड़ा जा सकता है? आज़ाद जी जब खुद कभी नहीं पकड़े गए तो साथियों को कैसे पकड़े जाने देंगे? और वो भी भगत सिंह जैसा सूरमा विचारवादी व्यक्ति को तो आज़ाद सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि वो पुलिस के हाथ पड़े। तो जब बात ये आई गई हो गई, धीरे धीरे गतिविधियां आगे बढ़ी। फिर इन लोगों ने मनी एक्शन और किए, गाड़ोदिया स्टोर में मनी एक्शन किए, वहाँ से 10,000 से ज़्यादा अमाउंट इनको मिला। तो इन्होंने फैक्ट्री खोली, एक साबुन फैक्ट्री के नाम से। एक्चुअली वो बम बनाने की फैक्ट्री थी, तो बम बनाने का कारखाना भी खुलवाया आज़ाद जी ने। और हालांकि वो 1-2 महीने में ही पुलिस की निगाह में आ गया था वो फैक्ट्री। तो पुलिस ने जब छापा मार के सारी चीज़ों को जब्त किया, तो जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा था कि जितना सामान पकड़ा गया है इसमें से 6,000 बम बनाए जा सकते थे। अगर वो नहीं आता पुलिस के हाथ तो 6,000 बम बनता। और सोचो ये लोग अंग्रेजों का क्या हाल करते, कितने चीथड़े उड़ाते। तो उसके बाद फिर इनको लगा कि वो जो बिल पेश होना था, तो पहले साइमन कमीशन को ही मार दिया जाए। तो यातायात के खर्चों में दिक्कत आई, तो ये लोग नहीं मार पाए। तो फिर सोचे कि चलो कोई और तरीका अपनाते हैं, बिल को तो रोकना है कैसे भी करके। तो योजना बनी कि असेंबली में हम बम फेंकते हैं, और असेंबली में फेंकेंगे भी ऐसी जगह, किसी को मारने का उद्देश्य नहीं है, बस बहरी सरकार को जगाना है तो धमाका करना आवश्यक है। ये सोच के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जिम्मा अपने सर पे लिया। हालांकि भगत सिंह की जगह पहले कोई और जा रहे थे, लेकिन सुखदेव जी ने फिर भगत सिंह को बहुत थोड़ा सा सुनाया कि ये आप गलत कर रहे हो, कि भगत तुम्हें पता है तुमसे बेहतर कोई जीरा वहाँ नहीं कर सकता, तुम्हें कानून की पूरी जानकारी है, तुम्हारे अंदर वाक्पटुता है, तुम पूरी तरह से अंग्रेजों का जवाब दे सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, तो जो बात आवाम तक पहुंचानी है वो अदालत के जरिए तुम पहुंचा सकते हो, दूसरे किसी को कैसे भेज सकते हो। तो भगत सिंह को झिकझोड़ा, तो उन्होंने तुरंत बोला भाई मैं ही जाऊंगा, और आज़ाद जी से जिद किए कि हमें ही जाने दो पंडित जी। तो भगत सिंह गए, असेंबली का हुआ, दोनों जन गिरफ्तार हुए। तो इसमें केस चला, और केस में असेंबली बम कांड का दोषी दोनों जन को पाया गया, और इनको उम्र कैद की सजा दी गई। उम्र कैद की सजा के दौरान, अच्छा, जहां एक तरफ क्रांति का सिलसिला जारी था, वहीं दूसरी तरफ गद्दारी का सिलसिला भी जारी था। क्योंकि भगत सिंह को फांसी असेंबली कांड के लिए नहीं हुई है, उनको फांसी सैंडर्स वध के लिए हुई है। अच्छा। और जब वो अरेस्ट हुए तो वो अरेस्ट असेंबली के लिए हुए थे, क्योंकि सैंडर्स मर्डर केस की फाइल तो बंद हो चुकी थी, शायद कोई मिला ही नहीं, कुछ हाथ ही नहीं आया। तो भगत सिंह भी ये जानते थे कि मैं असेंबली वाले कांड में गिरफ्तार होऊंगा तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, और देश तो हम लोग आज़ाद करा ही लेंगे, उम्र कैद देंगे तो मैं उम्र भर थोड़ी देश गुलाम रहेगा, और आज़ाद जी हैं ये बाहर। तो ये मंशा से, लेकिन जब वो अंदर गए तो अंदर ही एक गद्दार ने गद्दारी की, शिनाख्त किया कि इन्हीं लोगों ने सैंडर्स को मारा है, वो जय गोपाल था। ये जब पुलिस को पता चला तो उनके कान खड़े हो गए कि भाई यही। तो देखते देखते उन्होंने और छापे मारिया कि राजगुरु जी को पूना से गिरफ्तार किया, और आनंद फानन में फिर फटाफट कार्रवाई की। मतलब वो तो तड़प ही रहे थे कि सैंडर्स वध के दोषियों को कैसे सजा दी जाए। तो जब ये सारा कांड हुआ तो उन्होंने फटाफट उनको अनाउंस कर दिया डेट, कि ये डेट को फांसी होगी। 24 मार्च को कहा गया कि इन लोगों को फांसी दी जाएगी। अब आज़ाद जी को बाहर मालूम पड़ा, तो आज़ाद जी ने सोचा कि भाई ये गलत हो गया, हम भगत सिंह को खो नहीं सकते, क्योंकि भगत सिंह HSRA की आधी जान थे, और सबसे बड़े विचारक, लेखक, प्लानर, बहुत कुछ। मतलब भगत सिंह जी पैदा ही इसीलिए हुए थे, और वो आज़ाद जी के दाहिने हाथ थे। तो आज़ाद जी ने बोला नहीं, इनको तो छुड़ाना है। तो पूरी योजना बनी छुड़ाने की। ये लोग छुड़ाने के लिए सारा जेल का रेकी किए, कब कहाँ कैसे कौन सी गाड़ी आती जाती है सब कुछ किए, और ये लोग वैन लेके पहुंच गए
जेल तक पहुंच गए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये लोग बाहर वैन में इंतजार कर रहे थे भगत सिंह के किसी पहल का, और भगत सिंह जी इंतजार कर रहे थे कि इन लोगों की तरफ से कोई पहल हो, कोई आहट मिले। और जो समय सीमा थी, जिस समय जितनी देर में ये हो सकता था, उतनी देर में ये मिसकम्युनिकेशन और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रही, और तब तक फिर अन्य पुलिस की गाड़ियां आने लगी, इन लोगों को वहां से हटना पड़ा। तो ये दुर्भाग्य था, अगर उस समय ये हो गया होता तो आज शायद हमारा हिंदुस्तान और आगे होता, और पहले भी आज़ाद हो सकता था। और पहले भी आज़ाद हो सकता था। अगर उस दिन वो काम हो गया होता, भगत सिंह छुड़ा लिए गए होते, तो आज शायद राजनीति भी अलग होती हमारे देश की, और तरक्की भी अलग होती। आपने जो जानकारी दी उससे हम सोच सकते हैं कि अगर उस दिन वो अपनी रणनीति में कामयाब हो जाते तो क्या होता। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे, और ये हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।